मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के हमरा जज्बाती और इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया मिल्स केस और इस केस के फैसला लिखने वाले जज से मुतल्लिक कई इंकशाफात किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में मरियम नवाज ने यह दावा किया कि वो आज जो चीजें अवाम के सामने रखेंगी, इसके बाद ये साबित हो जाएगा कि नवाज शरीफ बेकसूर हैं, इनके साथ ज्यादती की गई और दबाव के तहत इनके खिलाफ फैसले करवाए गए और उनको जेल भेजा गया। मरियम नवाज ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल अजीजिया केस का फैसला सुनाने वाले जज की मुबैना ऑडियो और वीडियो अवाम के सामने रखी। इस मुबैना ऑडियो वीडियो के मुताबिक जज अरशद मलिक नून लीग के कारकुन नासिर भट्ट के सामने ये एतराफ कर रहे हैं कि उन्हें अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन या किकबैक का कोई सबूत नहीं मिला और उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं दिया, बल्कि वो दबाव के तहत ये फैसला देने पर मजबूर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने यह भी इंकशाफ किया कि जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो किसने बनाई और उन्हें यह मुबैना वीडियो कैसे मिली। इस वीडियो में अल अजीजिया केस के जज अरशद मलिक से मुतल्लिक कई इंकशाफात किए गए हैं, मगर हुकूमत ने मरियम नवाज के वीडियो से मुतल्लिक दावों और इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस मुबैना वीडियो के कानूनी असरात क्या होंगे, इस हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज की मुबैना वीडियो दिखाई गई जो नून लीग के कारकुन नासिर भट्ट के हमरा बैठे हैं। मरियम नवाज ये दावा किया है कि जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के बाद बहुत परेशान थे। उन्होंने नून लीग के कारकुन नासिर भट्ट को अपने घर बुलाया और ये एतराफ किया कि उन्होंने अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। In the case, there is no allegation of financial corruption, no money, illegal gratification, commission, kickbacks, etc. were received by the accused or was paid by any person or department. एक गल होगी ना जी तो डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कोई ये नहीं इल्जाम कि इन्होंने किसी महकमे तो कोई कमीशन पैसा कोई किकबैक करप्शन इस चीज की कोई एविडेंस ना इल्जाम है ना एविडेंस। इस ऑडियो वीडियो के मुताबिक जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर यह एतराफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में करप्शन, कमीशन या किकबैक का कोई सबूत नहीं था, जिस केस में उन्होंने नवाज शरीफ को कैद की सजा सुनाई। इस मुबैना वीडियो में जज अरशद मलिक ने अपने ही लिखे गए फैसले में डबल स्टैंडर्ड की निशानदेही करते हुए कहा कि फैसले में डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी मरियम नवाज ने वजाहत करते हुए कहा कि जज ने यह भी कहा है कि यह फैसला गैर कानूनी और झूठ पर मबनी है। कि in one case made basis of Supreme Court decision, court acquitted the accused. Flagship case में नवाज शरीफ को acquit किया गया था. And in second case, convicted on the same allegations, but awarded 7-year imprisonment. इस पे जाइए. In third case, court awarded a 10-year sentence. All three cases came out of one process, one pipeline, but treated differently. मतलब ये कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इस मुबैना वीडियो में जज अरशद मलिक ने बहुत सी बातें पोटोहारी जबान में कही हैं, इसलिए मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातों का तर्जुमा किया। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक के हवाले से यह दावा किया है कि उन्होंने नासिर भट्ट को बताया कि जब फैसला करवाने वालों ने अपनी मर्जी से फैसला करवाने होते हैं तो कैसे आला ओहदे पर फाइज लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, जिसके बाद उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी जगह उनको बुलाया गया और वहाँ चाय आई और जब चाय आई तो कुछ लोग जिन्होंने उनको बुलाया वो उठ के बाहर चले गए। टीवी पे सामने एक टीवी था, स्क्रीन थी, उसके ऊपर उनकी कोई ज़ाती पर्सनल वीडियो चल पड़ी जो 2-4 मिनट चल के बंद हो गई। तो फिर वो अंदर आए कमरे में वापस और कहा कि सर और बताएं क्या हालचाल है आपका, ठीक ठाक है, कोई मसला तो नहीं है ना आपको? कोई बात नहीं, हो जाता है। बहरहाल वो वीडियो उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, इंसाफ करना। अच्छी तरीके से उनको बता दिया कि अगर तुम इंसाफ करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा।
मरियम नवाज बता रही हैं कि जज अशन मलिक ने इस वीडियो में नासिर भट्ट को बताया कि उन पर किस तरह का दबाव डाला गया। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि उन्हें यह वीडियो कैसे मिली और नासिर भट्ट ने यह वीडियो कैसे बनाई। ये जो साहब है नासिर साहब, इनकी पुरानी जान पहचान थी इस जज साहब से। तो जज साहब ने फैसले के बाद इनको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है, मियाँ साहब के साथ मैंने जुल्म किया। और फिर इन्होंने एक दफ़ा कहा कि मुझे डरावने ख्वाब आने लगे तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती कि एक बेगुनाह के साथ ज़्यादती हुई। तो आप ऐसा करें, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं। पहले उनको कहा कि आप मुझे कहीं मिलें और वहाँ पर मैं आपके साथ मिलूँगा। मैं आपको ऐसे आपको सारे पॉइंट्स देना चाहता हूँ जिसके अंदर नवाज शरीफ की जो बेगुनाही है वो साबित होती है। आप किसी तरीके से वो नवाज शरीफ साहब तक पहुँचा दें। जब वो एक वक्त तय हुआ और वो वक्त मुकर्ररा पर नासिर साहब वहाँ पहुँचे, आधे रास्ते में थे तो जज साहब का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो आप अभी जहाँ आपने बुलाया था वो आधे रास्ते में हूँ और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहने लगे आप ऐसे करें, आप मेरे घर आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपका घर किधर है, मुझे तो शायद इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी भेजता हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद सरकारी नंबर प्लेट वाली जज साहब की ज़ाती गाड़ी उनको लेने आई और लेके जज साहब के घर पे चली गई। तो फिर जज साहब ये उनको फैसले की जो गलतियाँ हैं वो सब डिक्टेट करा रहे हैं। मरियम नवाज ने तफसील से बताया कि किस तरीके से ये वीडियो बनाई गई। मरियम नवाज ने आज ये भी कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था नवाज शरीफ को बचाने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी और ये सबूत आखिरी हद है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इस इंकशाफ के बाद, इन सबूतों के बाद गुंजाइश नहीं रहती कि एक मिनट भी नवाज शरीफ को मजीद जेल में रखा जाए। उनको फौरी रिहा करने का मुतालबा भी मरियम नवाज ने आज किया। वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी, ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफ़र क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत ख़तरा है, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी ख़तरा है। लेकिन मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। आज के इस नाकाबिले तरदीद सबूत ने तमाम साजिशों से पर्दा उठा दिया है, क्योंकि ये एतराफ़ सज़ा देने वाले जज ने अपनी ज़ुबान से अपने घर में बैठकर किया है और इसके बाद नवाज शरीफ को कैद में रखने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है और ना मैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो उनके ख़िलाफ़ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके उनको बाइज्जत बरी किया जाए। शुक्रिया। मरियम नवाज जिनको कह रही है कि सबूत हमारे हाथ लग गया है, इंकशाफ हो गया है, हुकूमत उनको इल्जामात का नाम दे रही है और इन इल्जामात को मुस्तरद भी कर रही है। फिरदौस आशिक अवान साहब ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि इस ऑडियो और वीडियो, मुबैना ऑडियो और वीडियो का फॉरेंसिक होना जरूरी है। पहली बात यह कि किसी की प्राइवेसी को उससे पूछे बगैर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उस कंटेंट को टेप करना ही कानूनी तौर पे जुर्म है। इस ऑडियो की, वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी और उस फोरेंसिक ऑडिट में देखा जाएगा कि जज साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ अदारों के हवाले से जो बातचीत हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है। मरियम नवाज कह रही है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद एक मिनट भी नवाज शरीफ को जेल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है PMLN की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने। मरियम औरंगजेब साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वीडियो को सामने लाने का मकसद क्या है? सियासी फायदा उठाना चाहते हैं या कानूनी तौर पे फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि मरियम नवाज ने तो आज ये मुतालबा भी किया है कि नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए इस सबूत के सामने आने के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद मुतालबा उन्होंने बिल्कुल किया है, लेकिन उन्होंने एक मुकदमा भी रखा है और सवालिया निशान है आज उस वीडियो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो इंसाफ का हसूल है उसमें अगर
वक्त के वजीर आजम जो कि 3 दफ़ा मुल्क का वजीर आजम रहा हो, उसको भी अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी के इंसाफ की कौन बात करेगा। और आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने ये मुकदमा रखा है, पाकिस्तान की आवाम के आगे ये मुकदमा रखा है, और तमाम वो अदारे जो कि इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं देने में, उन सब के सामने ये मुकदमा रखा है और सारी तफसील बताई है। मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिकल केस नहीं बनाना चाहती। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फोरेंसिक नहीं, तमाम अनएडिटेड वीडियो तमाम लोगों को दे दी गई है। पाकिस्तान से फोरेंसिक कराएं, दुनिया के किसी मुल्क से फोरेंसिक कराएं, जहां मर्जी कराएं, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसमें मौजूद है। तमाम चीज़ें अनएडिटेड दे दी गई हैं जहां, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है उनको इसका सुओ मोटो लेना चाहिए और उनको इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और ये लेकिन मरियम साहबा, अगर आपका मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुमोटो एक्शन ले और इस पे अदालत चाहे तो कार्रवाई करे, अगर ना था तो फिर अवाम की अदालत में ये वीडियो क्यों रखी गई है, कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं पेश की गई? मेरी बात सुने, ये नवाज शरीफ साहब जो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और हर कोर्ट में, पैनमा से लेकर आखिरी फैसले तक हर कोर्ट में तमाम चीजें रखी गई, तमाम एविडेंस रखे गए, हर चीजें रखी गई, यहाँ तक के 40 से 50 साल का हिसाब रखा गया, लेकिन ये हुआ। इसलिए आवाम को ये जानना बहुत जरूरी था और आवाम जानती है, आवाम जानती है कि 1 रुपए की करप्शन, और वो जज साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि 1 रुपए की करप्शन ना साबित हुई, ना एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस था, ना हुसैन नवाज ना हसन नवाज के ऊपर कोई केस था, और वो खुद वो गैप्स बना रहे हैं जो प्रेशर में आकर उन्होंने दिए इस फैसले के अंदर, खुद डिक्टेट करवा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनको प्रेशराइज किया गया, क्यों प्रेशराइज किया गया और फैसले के अंदर क्या गैप थे जो रखे गए। और देखिए ये सारी बातें तो उस वक्त 100% दुरुस्त साबित होंगी जब ये पता चल जाए कि ये ऑडियो और वीडियो ऑथेंटिक है, जो कि जानना बाकी है। आप कह रहे हैं कि ये इंकशाफ सबूत है, हुकूमत वक्त कह रही है कि इल्जामात हैं। जी, हुकूमत वक्त सिलेक्टेड है, उसकी अपनी जबान नहीं है। हुकूमत वक्त जो भी कह रही है, मैं इस वक्त जो बात कर रही हूँ कि इसकी अगर ये साबित हो जाए कि ये ऑथेंटिक है और ये बिल्कुल सही वीडियो है जो कि ये है, इसके फोरेंसिक, जैसे मैंने कहा कि इसके फोरेंसिक्स कराएं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेकर जो जिस किस्म का कानूनी तकाजा है वो पूरा करें, दुनिया के किसी कोने से फोरेंसिक कराएं और इसके जो हकायक है। लेकिन मरियम साहब, अगर ये शहजाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वीडियो असली है, ये साबित हो जाता है, तो उसके बाद नवाज शरीफ जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा, दिन रात खिदमत की और मुल्क को, अवाम को जिस तरह काम करके उन्होंने डिलीवर किया, उसके और जो डिफेम किया गया, मलाइन किया गया। लेकिन मरियम साहब, मुझे 2-3, क्योंकि आप लोगों ने आज तफसील से अपनी बात की है, तो अब काल कोठरी में है, उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि आज आप लोगों ने बड़ी तफसील से बात की और क्योंकि आपने जर्नलिस्ट के आज सवालात भी नहीं लिए, इसलिए 2-3 सवाल बड़े अहम है इससे मुतालिक। अगर आप समझती हैं कि वीडियो ऑथेंटिक है तो क्यों पहले इसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया, बाद में मीडिया पे ले आते? आप लोग तो खुद विक्टिम रहे हैं मीडिया ट्रायल का, आज आप एक जज के खिलाफ ये बात करें मीडिया पे आके। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं था जहां अभी भी इस केस की अपील बाकी है? क्या वहां ले जाना बेहतर नहीं था इसको? देखें, जब दूध के डब्बों के ऊपर सुओ मोटो लिया जाता है तो ये 3 दफा के वजीर आजम का मामला है। जिस वक्त सुओ मोटो लिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन मुहिम के लिए, तो ये 3 दफा मुंतखब वजीर आजम का मामला है। तमाम हाई कोर्ट, तमाम और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज, आज उनके लिए सवाल छोड़ा है मरियम नवाज ने कि जो इंसाफ का प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया। ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सवालों के जवाब दें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना, किसी की छुप के वीडियो बनाना, इस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे नोटिस ले सकती है, कैसे सुमोटो हो? क्योंकि ये गैर कानूनी तरीका है ना। क्यों नहीं ले सकती? आप कह रही हैं कि किसी के इतला के बगैर उसकी वीडियो बनाना, सवाल सुन लीजिए, और वो भी खासतौर पर किसी जज की वीडियो बनाना आपके ख्याल में कानूनी काम है? क्योंकि अगर ये गैर कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे नोटिस ले सकता है इसका? देखिए, जिस वक्त इंसाफ का हसूल नहीं हुआ, JIT से लेकर मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के आइन और कानून के आगे ताबे हुए, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगे, खामोशी से वो जेल गए, उनके दिल में जो राज छुपे थे
वो कभी मफाहमत की खातिर, कभी इस मुल्क की बेहतरी की खातिर, कभी इस मुल्क की सलामती की खातिर उन्होंने उनको नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है। तमाम जगहों के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर हर सबूत पेश किया गया, हर सबूत। और ये मैं समझती हूँ शहजाद कि ये अल्लाह ताला ने उसकी बेगुनाही का सबूत आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है। और ये मॉरल इस वक्त डिमांड करता है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं, और मुझे यकीन है कि वो जरूर इसका नोटिस लेंगे। और जो कानूनी आज बात साहिबा ने भी कहा कि गैब के जरिए ये वीडियो आ गई। गैब के जरिए तो नहीं आई है। नासिर भट्ट जो कि पीएमएलएन में काम करते हैं, आपके मेंबर हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर बड़े सवाल आते हैं, उनके ऊपर कानूनी केसेस पर सवाल आते हैं। उन्होंने जाके एक जज की वीडियो बनाई है, गैब से नहीं आई है, बाकायदा उनको फिल्म किया गया है, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में गैर कानूनी है। तो क्या आप इसको खुद लेके जाएंगे या इंतजार करेंगे कि सुमोटो लिया जाए? आई थिंक अगर बात नासिर भट्ट साहब के कॉन्डक्ट पे आ गई है तो उसका मतलब है कि वीडियो काफी एक्सप्लोसिव है, कि उसकी बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है फोकस जो है वो वीडियो पर रखा जाए और इस अच्छे मसले के ऊपर रखा जाए। जो उनका कॉन्डक्ट है वो तो हमारे माशाल्लाह उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए मेरे पे उठाए जाते हैं, आप पे उठाए जाते हैं, वो सोशल मीडिया पड़ा हुआ कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल उठाने के लिए। फोकस जो है वो इस वीडियो पे रखा जाए। तो क्या आप लोग खुद इसको कोर्ट में लेके जाएंगे? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील है वहां पर आप बतौर एविडेंस इसको पेश करेंगे या इंतजार करेंगे कि सुमोटो लिया जाए इस पर? देखिए, नासिर भट्ट साहब के तो कॉन्डक्ट की बात नहीं, अभी कॉन्डक्ट की नहीं, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपने उससे पहले कहा ना कि उनके कॉन्डक्ट पे भी सवालिया निशान है, लोग उठा रहे हैं। तो जो जज साहब हैं जिनका एडमिशन है, जरा उनकी भी कॉन्डक्ट पे सवालिया निशान उठाना चाहिए इस वीडियो के बाद। अब मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या इस वीडियो को आप बतौर एविडेंस पेश करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपील है या इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुमोटो नोटिस ले? देखिए, हम इंतजार भी करेंगे और जितना कानूनी जो प्रोसेस है उसको फॉलो भी करेंगे, जो हमने हमेशा किया और नवाज शरीफ ने हमेशा किया। तो मतलब इसको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश करेंगे? मरियम औरंगजेब साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि आप बतौर एविडेंस इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करेंगे कि ये जज साहब जिन्होंने फैसला दिया था वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बहुत कुछ एडमिट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं एडमिट कर रहे, पूरी वीडियो देखें जी, बहुत कुछ एडमिट कर रहे हैं। और जहां जहां ये सबूत देना पड़ा, जहां जहां ये वीडियो देनी पड़ी, वहां दिया जाएगा, जहां जहां बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें आप सही कह रही हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। उसमें एक बड़ा अहम है जो कि खुद मरियम नवाज ने बताया, पूरा वो इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से जज को बुलाया, जज ने बताया कि उनको एक जगह बुलाया गया, 2 से 4 मिनट की उनको एक वीडियो दिखाई गई, वहां पे चाय भी पिलाई गई, वो उनकी जाती जिंदगी के हवाले से वीडियो थी और इस तरीके से दबाव डाला गया। ये आप लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्ट शेयर किए उसमें तो है, लेकिन इसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। ना तो आज वो वीडियो चलाई गई है, ना वो वीडियो मीडिया को दी गई है। देखिए, मरियम नवाज ने कहा है कि अगर कोई इसके साथ शरारत की गई इस वीडियो के साथ या कुछ भी किया गया तो ये तो अभी एक वीडियो है, उनके पास बहुत से और भी सबूत हैं जो वक्त आने पर पेश करेंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्ट दी है और जो मरियम नवाज ने आज एक तफसील से बात बताई कि जज साहब को एक जगह बुलाया गया और वहां पे उनको एक वीडियो दिखाई गई, दबाव डालने के लिए वीडियो दिखाई गई, वो ट्रांसक्रिप्ट में तो है, लेकिन जो वीडियोस आप लोगों ने खुद आज दिखाई हैं उसमें उस बात का जिक्र नहीं है कि जज साहब कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया, 2 से 4 मिनट के लिए एक वीडियो दिखाई गई, इस बात का जिक्र नहीं है। आपके ब्यूरो चीफ वहां मौजूद थे, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से सिर्फ पीसेस दिखाए गए, जो कि वीडियो दी गई है यूएसबी में और सीडी में, उसमें अनएडिटेड पूरी वीडियो मौजूद है जिसमें तमाम एडमिशन जो मरियम नवाज साहिबा ने बोले हैं वो सब मौजूद है। आप अपने ऑफिस से ले लें प्लीज। उसमें आप कह रही हैं कि अनएडिटेड है, उसमें ये 1.5 मिनट के क्लिप्स जो कि आप ही के जरिए, आप ही के मीडिया लोगों के जरिए आए, वो नहीं है। जो आप नहीं, वो क्लिप्स हैं जो आप लोगों को दिखाए गए और अभी ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो पैक्स दिए गए हैं वो उसके फोरेंसिक्स भी आप खुद भी करा सकते हैं। तमाम मीडिया के जो अदारे हैं कानूनी, जो जिनने फोरेंसिक्स कराने हैं, क्योंकि वो अनएडिटेड है, दोनों वॉइस क्लिप भी और वीडियो। सही। अच्छा, एक बात ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि ये बात थी वजीर आजम के हवाले से, साबिक वजीर आजम, और बार बार ये कहा गया कि 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, और ये भी कहा गया कि सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है, बाकी जो इलेक्टेड वज़रा आजम है उनके हवाले से भी है, तो क्या वजह है कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की इस इशू के हवाले से और उन्होंने तफसीलात नहीं बताई और मरियम नवाज को ये बताना पड़ी? इसकी क्या वजह है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आप शुरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन किया जी,
और सारा कुछ तफसील बता के उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा अब आपको मजीद जो वीडियो रिलेटेड जो एविडेंस है और जो एविडेंस है उसकी तफसीलात बताएंगी, क्योंकि मरियम नवाज ने उसको पूरा क्लिप्स को, ट्रांसक्रिप्ट्स को स्टडी किया हुआ था। और उन्होंने कहा, और फिर एंड भी शहबाज शरीफ साहब ने किया, और खाली शहबाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी। और ये एक पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन इस सवाल प्रोसेस को क्वेश्चन किया है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। मरियम साहब, जो आप कह रही हैं कि मैंने एक अच्छा सवाल किया, सवाल का एक बैकग्राउंड है। शहबाज शरीफ साहब की अपनी एक ऑडियो क्लिप है जस्टिस अब्दुल कयूम के साथ, जिसमें वो बात करते हुए सुनाई दिए हैं, और ये ऑडियो क्लिप एक अरसे तक चलती हुई आ रही है। तो उस हवाले से जब आप ये कहते हैं कि तमाम वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती हुई है, तो किसी ना किसी फोरम पे ये एतराफ़ कर लिया जाए कि हमसे भी गलती हुई, हमने भी जजेस से बात की है, इसका एतराफ़ तो करें ना कम से कम, फिर आगे बढ़े। 70 साल में जो एतराफ़ हैं और जो सजाएं हैं वो पॉलिटिशियंस ने ही काटी हैं, कभी फांसी चढ़ के, कभी मुल्क बदर होके। इसका हम लोगों ने पूरा जो है वो सेक्रीफाइसेस दिए हैं, कभी बाप के जनाजे को कंधा ना देकर, कभी मरती हुई बीवी को छोड़कर आकर बेटी खेल ले जाकर। तो ये सब बातें पॉलिटिशियंस ने इससे गुजरे हैं, इवॉल्व हुए हैं। लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई है, एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन आज की बात करें, और मेरे ख्याल पे नहीं, लेकिन आज की बात तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इस एतराफ के साथ होनी चाहिए कि हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने जब जस्टिस से बात की थी तो गलत था, नहीं होनी चाहिए थी। मैंने बात की है कि तमाम चीजें जो हैं, जो तारीख है, उसमें सियासतदानों ने कफारा हर चीज का दिया है। आज जो मरियम नवाज ने बात की कि जो कफारा और जो सेक्रीफाइसेस पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म ने दी हैं, उसको खत्म होना चाहिए, और ये हकायक उन्होंने रखे हैं। और मेरे ख्याल में फोकस इसी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN का दावा है कि ये इंकशाफ है, ये सबूत है, और इसकी बिना पर 1 मिनट भी नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, उनको फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। आप कह रही हैं कि इस वीडियो टेप का फॉरेंसिक होना चाहिए, तो क्या हुकूमत आगे बढ़ के फॉरेंसिक कराएगी? कौन कराएगा, कौन करेगा इसमें पहल? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज स्टेज सियासी थिएटर की शक्ल में मरियम सफ्दर साहिबा ने सजाया, और जिस अंदाज से उन्होंने एक ऐसी भोंडी कोशिश की उस ऑडियो और वीडियो को मार्केट करने की, तो वो तो फ्लॉप हुई, क्योंकि उसके साथ जज की क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई थी। उसका अपना दामन जो है और उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू ही जीरो है। लोग उसे एक कातिल, क्रिमिनल, मनशियात फरोश और गैंगस्टर के तौर पे जानते हैं। तो वो जिस शख्स ने ये टेप, उन्होंने अपना नाम भी बार बार उन्होंने दोहराया कि वजीर आजम के एक दोस्त नासिर भट्ट साहब, जो 5 कत्ल के मुकदमे करके कातिल शख्स। फिरदौस साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी इशू है कि नासिर भट्ट साहब कौन है, क्या बैकग्राउंड है उनका। असल बात यह है जो कि कौम के लिए जरूरी है, जो कि आपकी हुकूमत के लिए जरूरी है, कि क्या ये वीडियो ऑथेंटिक है, क्या जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सबूत है और ये जज का अपना एतराफ है, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? पहली बात तो ये है कि अगर ये इतने ही ऑथेंटिक सबूत है और इतने ही लेजिटिमेट और जस्टिफाइड सबूत है, तो मोहतरमा मीडिया में लाने से पहले उनको अदालत में सबूत के तौर पे क्यों नहीं लेके गई? क्योंकि ये जो बात हो रही है, आप उस ऑडियो को गौर से सुने तो फ्लैगशिप केस की हो रही है, तो फ्लैगशिप में तो नवाज शरीफ बरी हुए हैं। नहीं, फ्लैगशिप केस के साथ साथ अल अजीजिया मिल्स की केस की बात हुई है, बाकायदा दोनों केसेस की बात हुई है। दोनों केसेस की बात हुई, जिसमें वो गुनाहगार ठहरे, जिसमें वो बरी हुए। जिसमें वो बरी हुए, उस वक्त जज के साथ इन्होंने जो सिनेरियो जोड़ा है, जिन्होंने जज को ये कहा कि इसको सजा दें, उन्होंने उस केस में बरी होने के लिए कहते उन्होंने अपनी जो है वो हिम्मत दिखा दी। फिर तो दोनों में उनको सजा होनी चाहिए थी। इस टेप के कंटेंट को अगर आप सामने रखें, हुकूमत यहाँ से, आपने वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा वहां पे बैठे हुए हैं जिनसे बातचीत हो रही, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि हाँ ये शख्स बैठा हुआ है, ये शख्स नासिर भट्ट के साथ बैठा हुआ है, क्या था आपका रिएक्शन देखते हुए? ऑडियो और वीडियो में गैप है। ऑडियो लहदा से रिकॉर्ड हुई और वीडियो जो है वो किसी और कॉन्टेस्ट में किसी और तरीके से जी। वो तमाम जो चीजें हैं वो
दोनों को मिलाया गया। ये तो मरियम साहबा ने बताया था, क्योंकि नासिर भट्ट जो है वो साथ बैठे हुए थे, तो ऑडियो वहां से रिकॉर्ड हुई और जो बंदा सामने बैठा हुआ था उस शख्स ने वीडियो बनाई है। नहीं, ये देखिए, ये दोनों हुकूमत इस सिलसिले में तहकीकात कराएगी और हम इसका फोरेंसिक ऑडिट भी कराएंगे और ये इसके साथ साथ उस मीडिया हाउस तक भी जाएंगे जहां से ये वीडियो जो है वो जिस अंदाज से दोनों को आपस में जोड़ा गया। तो देखना ये है कि क्या रही है वो। अब आप लोग क्या इन वीडियो, ये है कि नवाज शरीफ साहब को सजा गलत हुई, वो सजा गलत हुई का फोरम जो है वो अदालत के अंदर, उसकी अगली अदालत है, तो अगली अदालत में आपको जाते हुए कौन सी चीज रोक रही है? ये बात आपकी दुरुस्त है फिरदौस आशिकवान साहबा कि ये वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि अदालत अगले दिन ही नवाज शरीफ साहब को रिहा कर दें। जाहिर सी बात है, वो तो फैसला अदालतों ने करना है। तो अब आप क्या करेंगे? इसका ऑडिट करवाने के लिए आप ये सारी ऑडियो और वीडियो नून लीग से लेंगे और इसका ऑडिट करवाएंगे, या जैसे मरियम औरंगजेब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सुमोटो ले और फिर इसकी तहकीकात करे? आप क्या ख्वाहिश करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा अहम मामला है ये? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हकायक सामने आने चाहिए और हमें हुकूमत को जरा बराबर भी इस सिलसिले में कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन कि इसके हकायक तक पहुंचने के लिए हर तरह का तरीकाकार इख्तियार होना चाहिए और जो इसको गलत अंदाज से अदारों की तस्दीक के लिए और अदालतों पर प्रेशर डालने के लिए, जजिस को अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए और एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर हमदर्दियां समेटने के लिए एक क्रिमिनल को उसकी जो कारस्तानियां और उसके करप्शन की दास्तानें हैं, अवाम का जहन उधर से डाइवर्ट करने के लिए। आपने पहले ये भी कहा था कि नैब चेयरमैन के हवाले से जो मुबैना वीडियो सामने आई थी उसकी भी तहकीकात होगी, वो लीक कैसे हुई उसका फॉरेंसिक होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो कब होने जा रहा है और इसका ऑडिट कब करवाएंगे आप लोग? ये आप जो आपकी दोनों अदारों से मुतल्लिका दलिया और चेयरमैन नैब के मुतल्लिका आपका एक लाएअमल भी है और एक आपकी ख्वाहिश भी है। मैं ये समझती हूँ कि मरियम बीबी ने जिस तरह से आज ये वावेला और बयानियाँ जो टेम्पर्ड बयानियाँ हैं उसको कौम के सामने रखा है, वो इनके झूठ की एक नई दास्तान कौम के सामने आएगी और कौम ये बावर करवाएगी अपने उन तमाम फैसलों से कि ये खानदान जो है किस तरह ढाल बनाता रहा है डॉक्टर साहब एक सेकंड, अफराद को, अदारों को। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ना तो मैंने ये मुतालबा किया था। ये आपने मेरे शो पर बैठ के कहा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए, मेरे शो पे आपने कहा था फॉरेंसिक होना चाहिए और उस मुतल्लिका रेलेवेंट फोरम्स पे हो रहा होगा, होना चाहिए और जब वक्त आएगा उसका आपके सामने उसके हकायक भी सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा कह रही थी कि जो कहा था वो हो रहा होगा और राइट टाइम पे उसको जो है आपके सामने लेकर आएंगे और इस ऑडियो और वीडियो का भी वो कह रही है कि ऑडिट होना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, आज मरियम नवाज साहबा ने जो बात कही है कि ये सबूत सामने आ गए, इसके बाद 1 मिनट भी नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं रहना चाहिए, उनको फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए, ये मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ये फैसला अदालत ने करना है और महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो दिखाने से ये मुतालबा पूरा नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा एक तरफ जो है मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत का उस पर मौक़िफ़ आ चुका है। सियासी तौर पे क्या फ़ायदा है नून लीग को या नुकसान है, और कानूनी तौर पे आपके ख्याल में क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है इस एविडेंस की बुनियाद पे जो वो क्लेम कर रहे हैं? देखिए, सियासी तौर पे तो फायदा ही फायदा है। जाहिर है, एक आप पहले दिन से लगे हुए हैं कि साहब को आपने मशकूक बनाना है, कमजोर करना है इस अमल को, तो वो तो फायदा ही फायदा है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें वो भी फायदा है, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें वो भी फायदा है। दूसरी बात है कि अल अजीजिया और ये सारे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ये अभी फैसला हुआ है और उसके बाद ये कोर्ट में इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ना ले तो कोर्ट में जाना चाहिए, उनके पास वकील हैं और जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मान लें कि अरशद मलिक साहब ये जो मुबैना टेप है ये ठीक थी
तो फिर भी अरशद मलिक साहब ने क्या, यानी मेरा मतलब है कि जो फैसला आया था अल-अज़ीज़िया का, उसमें जो अल-अज़ीज़िया का जो फैसला आया 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 6 जुलाई 2018 को इवन फील्ड और 24 दिसंबर 2018 को अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का फैसला आया। तीनों रेफरेंसेस 16 माह ज़ेर समाअत रहे, 183 समाअतें हुई। नवाज शरीफ साहब 134 में आए समाअतों पर, 49 में इस्तिस्ना। अल-अज़ीज़िया में 22 गवाह थे, फ्लैगशिप में 16। अब एक गवाह भी पेश नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से अल-अज़ीज़िया में, एक सबूत भी पेश नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने अल-अज़ीज़िया में। कभी कहा कि यानी जब हम जलावतन हुए तो हमारे पास कपड़ों और सामान के अलावा कुछ नहीं था सऊदी अरब में। 2000 में आपने कहा 2001 में जलावतनी के दौर में हुसैन नवाज ने ये अल-अज़ीज़िया कायम की। कभी कहा गया कर्ज लेकर, कर्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कहा गया दोस्तों से उधार लेकर, उधार का कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कहा गया 1980 में दादा ने कतरियों को जो इन्वेस्टमेंट की थी, कतरियों ने वो पैसे वापस किए। ना दादा की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड है, ना कतरियों के पैसे का रिकॉर्ड है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऊंटों पर पैसा आया है, फैसलाबाद की आड़त का काम हो रहा था। और फिर ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बाहर मिलने खसारे में थी, जहां मुनाफे में थी। और अब ये जो अल-अज़ीज़िया का फैसला है, ये इसमें आप जो 7 साल का, जिसमें 3.5 अरब जुर्माना, जायदादें, इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि मियाँ साहब ने करप्शन की, बदउनवानी के मुर्तकिब हुए। मियाँ साहब, हसन हुसैन जितने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर करप्शन की। हिल मेटल का 88% मुनाफा वसूल किया मियाँ साहब ने, जो 1.25 अरब बनता है। हर ट्रांजैक्शन का चेक नंबर मौजूद है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है। मनी ट्रेल नहीं दी, रसीदें नहीं दी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। गल्फ मिल स्टील मुआहदा जो था वो झूठा निकला, कोई कागज नहीं। कतरी सरमायाकारी दावा झूठा निकला। ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं शाद भट्टी साहब, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो साबित हो जाती है दुरुस्त, तो उसमें तो अगर जज ये कह रहे हैं कि एसिड बियॉन्ड मींस का था, हिल मेटल कैसे बनाई ये मामला था, लेकिन ना तो ये देखा गया कि असासों की मालियत क्या है, ना ये देखा गया कि सोर्सेज ऑफ इनकम की का क्या हुजूम है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज ये है कि जो इन्होंने मरियम साहबा पे इतबार करना, मेरा मतलब है ये तो एक फजूल सा काम है। एक वो काम है कि आप मुझे कहें कि इस वक्त रात के 8:30 बजे हुए हैं, तो आप मुझे कहें कि इस वक्त दिन चढ़ा हुआ है, तो ये तो उससे भी झूठा है। मरियम नवाज को छोड़ दें, उन्होंने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जालसाजी की, वो तो डिक्लेयर्ड एक तरफ छोड़ दें। उनका बाप है, मियाँ साहब जेल में हैं, इसलिए वो तो किसी भी हद तक करेंगे। ये जो है, ये हर सूरत में इसका जो वीडियो ऑडियो है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, नंबर 1। सही। नंबर 2, ऑडिट होना चाहिए आपके ख्याल में? हुकूमत के मफाद में ये है कि इसका ऑडिट करवाए, क्योंकि इल्जाम सिर्फ जज साहब पे नहीं लगा रहे, वो हुकूमत पे भी लगा रहे हैं कि सेलेक्टेड हुकूमत आई इसी तरीके से। और दूसरी बात ये, वो एक सेपरेट इशू है, वो उनका पुराना मुकदमा है, उसी पे वो चल रही हैं। और उनको अपने वालिद साहब, अपनी हुकूमत के अलावा सारी दुनिया सिलेक्टेड लगती है, वो उनका सियासी मौक़िफ़, उस पर बात नहीं करते। बात इस पे करते हैं, इस ऑडियो पे। जज साहब भी जिंदा हैं। ये जो नासिर भट्ट साहब जो मुबैना तौर पे कहते हैं ये मुस्लिम लीग नून के हैं और मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, वो भी जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा साहब, जस्टिस गुलजार साहब जैसे जज बैठे हुए हैं, आज़ाद अदालत है, और मीडिया वॉल टू वॉल कमेंट्री कर रहा है। उसके बाद मरियम साहबा भी मौजूद हैं, तो उनके ख्वाजा हारिस साहब चोटी के वकील भी मौजूद हैं, उनके पास इतने वसाइल भी हैं। ये इरशाद भट्टी या किसी गरीब आदमी का नहीं है कि जो जब तक बंदा पहुंचता है उस वक्त तक मुलजम सजाए मौत हो चुकी होती है। तो इसलिए जाना चाहिए, पता चलना चाहिए, मुबैना तौर पर पता लगना चाहिए। आपके ख्याल में कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस कहां स्टैंड करेगा, ये वीडियो कहां स्टैंड करेगी? मरियम औरंगजेब साहब ने अभी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए नोटिस ले। मैंने कहा कि आप खुद इसको पेश करेंगे, वो कह रहे हैं हम भी लेके जाएंगे। कोर्ट ऑफ लॉ में आपके ख्याल में कोई हैसियत है इस वीडियो की? देखिए, अगर तो ये सच साबित होती है, एक तो पहले मुझे इसका, मैं क्योंकि वकील नहीं हूँ, मुझे इसका नहीं पता, मैंने पता भी नहीं करवाया कि ये जो ऑडियो वीडियो होता है ये हमारे कानून में इसकी कितनी अहमियत और हैसियत होती है। ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर ये सच साबित होती है, जज साहब सच साबित, और उनको वाकई डरावने ख्वाब आ रहे हैं, और मैं तो अभी दुखी हूँ कि बाकी जिन जज साहबान ने नवाज शरीफ साहब के फैसले के खिलाफ फैसले दिए, वो बेचारे कैसे सोते होंगे, उनको भी डरावने ना ख्वाब आते हों और वो भी बेचारे परेशानी में ना रहते हों।
लेकिन बहरहाल इन जज साहब को क्योंकि डरावने ख्वाब आ चुके हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि इसका ऑडिट जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार शाद भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद एफबीआर के हवाले से बात करेंगे। बड़ी चेंजेस आ रही हैं और इस वक्त जो टारगेट है 5,555 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, पूरी की पूरी जिम्मेदारी एफबीआर पर होगी। कैसे से डील करेंगे, क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। शब्बीर जैदी एफबीआर चेयरमैन है। चेयरमैन की तब्दीली के बाद जहांजेब खान से तब्दील किया एफबीआर चेयरमैन को शब्बीर जैदी साहब को लगाया और अब इतलात ये है कि एफबीआर में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो रही हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ताकि एफबीआर की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाया जाए। आपको याद होगा जिस दिन से इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली है, एक नहीं कई मरतबा वो एफबीआर बतौर इदारा पे तनकीद करते रहे। ये तक कह चुके हैं कि अगर एफबीआर ने अपना काम दुरुस्त नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो एफबीआर को खत्म कर दिया जाएगा और बाकायदा एक नया इदारा बनाएंगे एफबीआर की जगह। क्या कहते रहे वजीर आजम इमरान खान साहब, सुनिए। हम जब तक एफबीआर की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नंबर वन, हम अपना खर्चा मीट नहीं कर सकते, इसलिए पूरा जोर लगाएंगे और एफबीआर के ऊपर। मैं ये भी आपको आज कहता हूं कि अगर हमने ये रियलाइज किया कि एफबीआर ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई एफबीआर बना देंगे। हम एक नई एफबीआर बना देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा था। पहले एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील किया गया और अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार एफबीआर के मुलाजमीन को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि एफबीआर की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या इत्तलात हैं, इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं और क्या इसका मकसद यही है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, जो इंटरेक्शन इन एम्प्लॉयज़ का था बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसको तोड़ा जाए? जी बिल्कुल। शब्बीर जैदी साहब जब से चेयरमैन एफबीआर हैं तो उन्होंने एक चीज़ बहुत रिपीटेडली कही है कि जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स मैनर उसके दरमियान जो राब्ता है वो ख़त्म करना और चीज़ें ऑटोमेटेड करनी है, नंबर वन। नंबर टू, वो ये चाह रहे हैं कि एक नेक्सस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना है उसको तोड़ा जाए। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे चूँकि एफबीआर की वर्कफोर्स कहने के तो 21,000 है, लेकिन इतनी बड़ी मुल्क में 21,000 अफराद का जो होना है वो बहुत कम है। तो उनकी एक तो कोशिश ये है कि जो बेस्ट यूज़ ऑफ दी सर्विस है उसका किया जाए। तो इन 2-3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पहली दफ़ा हुआ है एफबीआर की हिस्ट्री में कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। आज तक कोई तकरीबन 3,100 अफराद के जो ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं और ये ज़्यादातर लोग हैं ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 16 तक। कहने को तो ये बहुत छोटी आपको पोस्टें लगती हैं और माजी में कभी इन लोगों को छेड़ा नहीं गया, लेकिन इनमें वो अफराद शामिल हैं जैसे क्लर्क हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, अप्रेजर्स जो होते हैं पोर्ट्स के ऊपर, ये वो लोग हैं जिनका एक नेक्सस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है और ये इतनी इन्फ्लुएंशियल पोस्टें होती हैं। मैंने खुद माजी में वफाकी वज़रा लेवल के लोगों को चेयरमैन एफबीआर के कमरे में बैठे देखा है एक ग्रेड 16 का या 14 का एक अप्रेजर लगवाने के लिए, तो ये इतनी पावरफुल ये पोस्ट होती है। अब शब्बीर साहब की ये कोशिश ये है कि एज अ फर्स्ट स्टेप जो लोग एक अपना नेक्सस बना के बैठे उनको तोड़ा जाए, क्योंकि जो टारगेट इनका है अगले साल का, जो अभी साल शुरू हो चुका है, उसके लिए इनको सालाना 45% ग्रोथ चाहिए जो इन्होंने अभी साल ख़त्म किया उसके ऊपर। ये इतना स्टीप टारगेट है, इसमें मैंने अभी तक किसी एक भी शख्स को ये बात कहते हुए नहीं सुना कि ये टारगेट हासिल हो जाएगा। तो अब इनकी और क्या ये सिर्फ अगले साल का टारगेट हासिल करने के लिए है या इस साल जो शॉर्टफॉल हमने देखा है मैसिव, जो कि एफबीआर कभी नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में आखिरी क्वार्टर में तो कोई ग्रोथ भी नहीं देखी हमने रेवेन्यू में, तो ये परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए भी ये फैसला किया गया है? शहजाद साहब, ग्रोथ ना सिर्फ पिछले क्वार्टर की बात नहीं है, ये भी एफबीआर की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो कलेक्शन हुई है पूरे साल की वो पिछले साल से कम है। तो बावजूद इसके कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे, पीटीआई की हुकूमत 2 मिनी बजट लेके आई थी। जो आप बात कर रहे हैं कि उनको शायद उस चीज़ का भी कि वो टारगेट क्यों अचीव नहीं कर सकी, वो वाली जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आएंगी अगले हफ्ते में। बुध या जुमेरात वाले दिन वज़ीर आज़म साहब जो एफबीआर के ग्रेड 21 और 22 के जो उनके अफसरान हैं उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं और उस दौरान जो चेंजेस होने जा रही हैं ये उन लोगों की होंगी जिसमें ख़ास तौर पर उनके जो मेंबर ऑपरेशंस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑन द इनलैंड रेवेन्यू साइड, उन सीनियर ऑफिशियल्स की तब्दीली होना बाकी है और इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एतराज़ था कि बाहर से क्यों किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है एफबीआर में। और नहीं, मेरा ख्याल वो चीज़ नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज लोग कोऑपरेट कर रहे हैं शब्बीर जैदी साहब के साथ। एक जो चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे अफराद एफबीआर में मौजूद हैं जो ग्रेड 22 के हैं लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और शायद कुछ ऐसे जिनको ग्रेड 22 मिलना भी नहीं चाहिए था। तो एक ये काम ये भी करने जा रहे हैं कि जो एफबीआर के अंदर ग्रेड 22 की पोस्टें हैं या 21 भी की कुछ पोस्टें हैं उनको शायद ये ख़त्म कर दें, जो कि एक अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि एक सरकार के ऊपर भी बोझ है, ऐसे लोग जो किसी काम की उनको साइड पर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। ये एफबीआर चेयरमैन अगर तब्दील किया है, नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश है, लेकिन साथ साथ एफबीआर इदारे में जो खामियां थी, खासतौर पे जो शिकायत थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि हमें हरासा किया जाता है, हमसे रिश्वत का मुतालबा किया जाता है, इनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा इक़दाम लिया गया है ये इसी वजह से लिया गया है।